हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ईडन एकेडमी को दिखाया जाता है, जहां पर आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और बिजली की कड़कड़ाहट पूरे एकेडमी में गूंज रही थी। अंधेरे से भरे इस माहौल के बीच मैडम डोना श्लैंग अपने सख्त कदमों के साथ स्कूल के रास्ते से गुजर रही थी। उनका चेहरा हमेशा की तरह कठोर था और आंखों में डिसिप्लिन की चमक थी। स्कूल के एक कोने में उनकी नजर एक स्टूडेंट पर पड़ती है जो छुपकर दीवार के पीछे सिगरेट पी रहा था। मैडम श्लैंग तुरंत अपने असिस्टेंट राहदेन की तरफ देखती है और हाथ से जेस्चर करती है। राहदेन उनका ये इशारा समझकर अपने बैग से एक बॉक्स निकालता है। अगले ही पल बिजली की एक तेज कड़क के साथ हवा में एक फ्लैश होती है और वो लड़का चीख के साथ जमीन पर गिर जाता है। उसके माथे पर चमकते हुए टॉर्निट्रस बोल्ट का निशान था, जो कि उसके इनडिसिप्लिन बिहेवियर को दर्शाता है। स्कूल के दूसरे हिस्से सीसिल हॉल के क्लासरूम में प्रोफेसर हेनरी हेंडरसन लेक्चर दे रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि कुछ दिनों से वो नोटिस कर रहे थे कि स्टूडेंट्स काफी आलसी हो गए हैं, जिससे वो सही समय पर अपने असाइनमेंट्स भी सबमिट नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स खुद को इम्प्रूव करें ताकि वो बेहतर बन सकें। क्लास खत्म होने पर सब बच्चे अपनी कॉपीज और बुक्स लेकर बाहर निकलते हैं। कॉरिडोर में आन्या और उसकी बेस्ट फ्रेंड बेकी होमवर्क के बारे में बातें कर रही थी। डैमियन डेसमोंड और उसके दो साथी भी अपनी यूजुअल एरोगेंस के साथ वहां आते हैं। डैमियन की आंखों में शरारत चमक रही थी। वो आन्या को चिढ़ाते हुए कहता है कि उसकी लेटनेस देखकर लगता है कि वो ही स्कूल की पहली स्टूडेंट बनेगी जिसे 8 टॉर्निट्रस बोल्ट देकर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बेकी तुरंत आन्या के बचाव में सामने आकर डैमियन का मजाक उड़ाती है। डैमियन को डिफेंड करने के लिए उसके दोनों दोस्त एमाइल और इवन उसकी तारीफ करते हुए आन्या और बेकी को नीचा दिखाते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि इवन चैलेंज लगा देता है कि अगर डैमियन को एक टॉर्निट्रस बोल्ट भी मिल गया ना, तो हम तीनों पूरे स्कूल में अंडरवेयर में दौड़ेंगे। सब इस बात पर हंस ही रहे होते हैं कि तभी बिल वॉटकिंस वहां भागते हुए आता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ सफेद पड़ा हुआ था। वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंट्स को वार्निंग देता है कि वो सब वहां से भाग जाएं, क्योंकि उन पर मुसीबत आने वाली है। जिस मुसीबत की बात वो कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मैडम श्लैंग थी, जो अभी स्कूल के सीनियर स्टूडेंट्स की बैंड बजा ही रही थी, जिनके यूनिफॉर्म और बात करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बिना एक भी पल गवाए दोनों के माथे पर टॉर्निट्रस बोल्ट चिपका देती है, जिससे दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। इतने में प्रोफेसर हेनरी हेंडरसन भी वहां आ जाते हैं। वो पोलाइटली स्माइल करते हुए उन्हें वेलकम बैक कहते हैं, क्योंकि वो अपनी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थी। साथ ही वो उसकी डिसिप्लिन के मेथड पर भी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रही थी। ये सुनकर मैडम श्लैंग ताना देते हुए कहती है कि एलिमेंट्री स्टूडेंट्स का इंचार्ज बनके आजकल वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो गया है। वो चाहती थी कि वो उसके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की भी क्लास लगाए, जिससे वो लोग को सबक मिले। बिल, जो डर के मारे हॉल में चिल्लाते हुए आया था, वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मिस्ट्रेस डोना श्लैंग से सतर्क कर रहा था। वो बताता है कि डोना डिसिप्लिन कमेटी का हिस्सा है, जो कि इतनी सख्त है कि उन्होंने अपने करियर में अब तक 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को टॉर्निट्रस बोल्ट देकर ईडन स्कूल से एक्सपेल कर दिया है। स्टूडेंट्स के बीच में वो ओल्ड लेडी टॉर्निट्रस के नाम से मशहूर है, एक ऐसा नाम जिससे स्कूल का बच्चा बच्चा डरता है। बिल कहता है कि आज ही उसकी स्कूल में वापसी हुई है और आते ही उसने क्लास 4 के स्टूडेंट्स को बोल्ट्स पकड़ा दिए हैं। वो इस बारे में वार्निंग दे ही रहा था कि वो बेचारा बेहोश हो जाता है। बेकी भी चिल्लाते हुए कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द सेफ प्लेस में जाना होगा, कि तभी मैडम श्लैंग उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जैसे वो किसी हॉरर मूवी की विलन हो। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में बिजली सी चमक थी। वो स्टूडेंट्स को कमांड देती है कि बैग इंस्पेक्शन के लिए वो सब एक लाइन में खड़े हो जाएं। हॉलवे में डर का माहौल छा जाता है। मैडम डोना एक एक स्टूडेंट की बैग को चेक करना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स जिनके बैग से स्नैक्स, प्लेइंग कार्ड्स या कोई भी प्रोहिबिटेड चीज निकलती है, वो उन्हें एक टॉर्निट्रस बोल्ट दे देती है। आन्या भी लाइन में खड़ी ये नजारा देखकर डर में अपनी बारी आने का इंतजार कर रही होती है।
डैमियन अपने डरे हुए दोस्तों को रिलैक्स रहने को कहता है क्योंकि उनके बैग में कुछ भी गलत सामान नहीं था। जल्दी ही वहाँ शोर मच जाता है क्योंकि एक स्टूडेंट जिसका बैग बिल्कुल सही था उसे सिर्फ इस बात पे बोल्ट मिलता है कि उसके बैग में रुमाल नहीं था। डॉना चिल्लाते हुए सबको शांत करवाती है और उसे बोल्ट देने के पीछे का कारण बताती है। ईडन स्कूल में ऐसा स्टूडेंट था जो इम्पेरल स्कॉलर बनने ही वाला था कि एक दिन वो अपना रुमाल लाना भूल गया था। रुमाल ना होने के कारण उसने अपने गीले हाथ पैंट्स में ही पोंछ लिए थे, जिससे बाकी के स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे थे। बेइज्जत होने की वजह से वो होनहार बच्चा बदतमीज बन गया था और काफी शैतानी के बाद स्कूल से निकाल दिया गया था। जब उसे कोई जॉब नहीं मिली तो उसने एक एंटी गवर्नमेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था और अभी फिलहाल वो जेल में बंद है। डॉना नहीं चाहती थी कि रुमाल के कारण अब किसी और के साथ ये घटना हो, इसीलिए वो रुमाल ना लाने वाले को अब सजा देगी। इस कहानी को सुनकर पूरे हॉल में दोबारा से सन्नाटा छा जाता है। सब बच्चे हड़बड़ी में अपने पॉकेट्स चेक करने लग जाते हैं। डैमियन भी अपनी पॉकेट चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि वो आज रुमाल लाना भूल गया है। उसके दिमाग में तुरंत वो चैलेंज याद आता है जो उसके दोस्तों ने पहले किया था कि अगर उसे एक भी टॉर्निट्रस बोल्ट मिला तो वो तीनों अंडरवेयर पहनकर स्कूल में दौड़ेंगे। वो अपने दोस्त इवन से रुमाल मांगने की सोचता है, पर फिर उसे लगता है कि इससे उसका दोस्त मुसीबत में आ जाएगा। आन्या पहले तो डैमियन को परेशान देखकर खुश होती है, बट जब वो उसका माइंड रीड करके ये जानती है कि अगर उसे टॉर्निट्रस बोल्ट मिलता है तो वो कभी अपने फादर का सामना नहीं कर पाएगा। ये जानकर आन्या घबरा जाती है क्योंकि डैमियन को अगर घर पे पनिशमेंट मिली तो उसका प्लान भी खतरे में पड़ जाएगा। डैमियन अपना मन बदलता है और इवन से रुमाल मांगने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। इवन का नाम इंस्पेक्शन के लिए बुलाया जाता है। आन्या को लगता है कि उसके पास एक्स्ट्रा रुमाल है, तो वो अपना रुमाल डैमियन को दे देती है और अपने दिमाग में इमेजिन करती है कि डैमियन और उसके पापा उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे हीरो बुला रहे हैं। इंस्पेक्शन के दौरान डॉना डैमियन के रुमाल पर लिखा हुआ ए देखती है और पूछती है कि इसका मतलब क्या है। डैमियन घबराकर कहता है कि वो उसके नाम का ए है। डॉना पहले तो शक करती है लेकिन फिर मान जाती है। उसके बाद आन्या ओवर कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ती है, पर बैग में एक्स्ट्रा रुमाल को नहीं ढूंढ पाती। उसके बैग से बॉन्ड का डॉग फूड निकलता है लेकिन रुमाल नहीं। डॉना बिना वक्त गवाए तुरंत उसे टॉर्निट्रस बोल्ट दे देती है। आन्या इस बात पर रो पड़ती है, जिसे देखकर डैमियन के दिल में गिल्ट भर जाता है। वो सच बोलने की सोचता है, लेकिन आन्या उसके मन के विचार को सुन लेती है कि अगर डॉना को सच पता चला तो वो दोनों को 2-2 बोल्ट्स देगी। आन्या डैमियन को तुरंत चुप करा देती है। इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद डैमियन थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है कि एक लड़की ने उसे बचाया। वो वादा करता है कि वो आन्या का एहसान चुकाएगा। आन्या उसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन वो खुश होती है कि डैमियन अब उसके थोड़ा और करीब आ गया है। जब आन्या घर लौटकर लॉयड को बताती है कि वो और डैमियन अब और अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो लॉयड खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आन्या के टॉर्निट्रस बोल्ट पर पड़ती है वो शौक से बेहोश हो जाता है। फिर हमें वेस्टरलिस के एक शहर लुवेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर 4 छोटे बच्चे सोल्जर्स बन के फाइटिंग गेम खेल रहे होते हैं। 2 लड़के वेस्टरलिस के सोल्जर्स बनते हैं और 2 एनिमी कंट्री ऑस्ट्रेलिया के। इनमें से एक लड़का एडवाइजर के नाम से जाना जाता है, जो कि फ्यूचर में ट्वाइलाइट और लॉयड फॉजर बनने वाला था। छोटा लॉयड अपनी इंटेलिजेंस से अपनी टीम को हर बार जीत दिला देता था। उसके बाकी के दोस्त मेजर, जनरल और कॉर्पोरल हमेशा उसकी एक्टिंग स्किल्स देखकर हैरान हुआ करते थे। हमेशा हारने से परेशान जनरल कहता है कि लॉयड को वो तब तक सोल्जर नहीं मानेगा जब तक वो प्रॉपर मिलिट्री गियर नहीं ले लेता। लॉयड बताता है कि उसके फादर ऐसी चीजों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वो उसे कभी भी मिलिट्री वाले खिलौने नहीं दिलाएंगे। जिस जगह पर वो लोग खेल रहे थे वो जगह लॉयड ने ही उनके लिए ढूंढी थी, जो कि आर्मी वेयरहाउस हुआ करती थी। वो सब डिसाइड करते हैं कि इस जगह पर अगली बार वो टेंट और फूड लेकर कैंपिंग करेंगे। थोड़ी देर कार्ड गेम खेलने के बाद वो सब गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगते हैं।
लॉयड जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स अंदर ही हैं। वो काफी लेट हो चुका था। उसके हाथ में रबर के हैंडमेड पिस्टल देखकर उसके डैड उसे डांटते हैं कि वो पढ़ाई करने के बजाय हमेशा सोल्जर वाले फालतू गेम्स खेलता है। लॉयड कहता है कि वो फ्यूचर में आर्मी को ज्वाइन करेगा, जिस पर उसके डैड उसे डरपोक कहते हैं। लॉयड गुस्से में कहता है कि वो सोल्जर बनकर ईस्ट के मॉन्स्टर्स को खत्म कर देगा, जिसे सुनकर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। वो पूछते हैं कि जिन्हें तुम मॉन्स्टर्स बुला रहे हो, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोगों को मार रहे हैं? तो फिर ये फालतू में वॉर के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि वॉर कभी नहीं होने वाली। गुस्से में लॉयड अपनी टॉय गन को तोड़ देता है और रूम में भाग जाता है। उसकी माँ अपने हस्बैंड से लड़ती है कि वो अपने बेटे के साथ इतना कठोर क्यों है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ये सब वो लॉयड की भलाई के लिए कर रहे हैं। अपने रूम में छोटा लॉयड ब्लैंकेट के अंदर बैठकर सोचता है कि उसके फादर कितने बड़े हिपोक्रिट हैं, जो कि शांति की बातें करते हैं लेकिन खुद घर में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। अगले दिन सुबह लॉयड और उसके दोस्त टाउन स्क्वायर में इकट्ठा होते हैं। मौसम हल्का सा ठंडा था और हवा में फेस्टिवल की तैयारी की खुशबू थी। बच्चे क्रॉकेट्स लेने के लिए एक छोटी सी दुकान पर रुकते हैं, जहां उन्हें गरम तेल की सुगंध और लोगों की खिलखिलाहट महसूस होती है। तभी कुछ बड़े लोग उनसे कहते हैं कि अगर वो चाहे तो आने वाले टाउन फेयर के डेकोरेशन में उनकी मदद कर सकते हैं। स्नैक्स का ऑफर सुनकर सभी खुशी खुशी उनकी मदद के लिए मान जाते हैं। काम करते वक्त लॉयड के मन में सवाल उभरता है, जो कि डर और क्यूरियोसिटी का मिला जुला एहसास था। वो धीरे से एक अंकल से पूछता है कि क्या सच में जंग होने वाली है। उसके इस टोन में बचपना और चिंता भी थी। अंकल हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नहीं बेटा, अब तो ईस्ट और वेस्ट के लीडर्स ने एक नया पैक्ट साइन कर लिया है, जिसकी वजह से अब जंग खत्म हो गई है। ये सुनकर एक बूढ़े अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले डेविल्स हैं, जो उनके कंट्री को तबाह कर देंगे। लॉयड का दोस्त जनरल तुरंत मजाक करते हुए उससे कहता है कि चाहे जंग हो या नहीं, लॉयड को तो आर्मी में वैसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि उसके पास सोल्जर किट नहीं है। लॉयड का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास इस बात का जवाब नहीं था। शाम को घर लौटकर वो अपने पिगी बैंक से पैसे निकालता है, जो कि सोल्जर किट खरीदने के लिए काफी कम थे। ड्राइंग रूम में वो देखता है कि उसके डैड बिजनेस ट्रिप के लिए रेडी हो रहे थे। लॉयड सोल्जर किट के लिए उनसे पैसे मांगना चाहता था, बट उसे पता था कि इसके लिए वो उसे कभी पैसे नहीं देंगे और साथ ही उसे बहुत ज्यादा डांटेंगे। वो धीरे से आगे बढ़कर कहता है कि उसे स्कूल के लिए एक रेफरेंस बुक के लिए थोड़े पैसे चाहिए। बुक का नाम सुनकर उसके डैड मुस्कुराते हैं। ये बात लॉयड के दिल को हिला देती है, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि उसके डैड उससे खुश हैं। वो उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि जब वो वापस आएंगे तो वो लॉयड को फेयर दिखाने के लिए ले जाएंगे। उनके शब्द लॉयड को सुकून देते हैं, लेकिन उनसे झूठ बोलने की चुभन उसके अंदर घुल जाती है। वो उन्हें उसी समय बता देना चाहता था कि ये पैसे उसने स्कूल के लिए नहीं, बल्कि सोल्जर सेट खरीदने के लिए मांगे हैं, पर वो खुद को रोक लेता है। अगली सुबह लॉयड मार्केट जाता है और अपने लिए सोल्जर सेट खरीद लेता है, जिसमें प्लास्टिक गन और हेलमेट थी। जब वो ये सब लेकर सीक्रेट हाइड आउट पहुँचता है तो उसके दोस्तों की आंखें चमक उठती हैं। वो उसकी तारीफ करते हैं कि वो अब सच में सोल्जर लग रहा है। वो सब मिलकर गेम खेलने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही गेम शुरू होती है, लॉयड के अंदर गिल्ट उभरने लगता है। उसे अपने झूठ और पापा के विश्वास की याद आती है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो अभी नहीं खेलना चाहता, उसे फेस्टिवल में मदद करने जाना है, और वो अपनी गन वहीं छोड़कर भाग जाता है। भागकर वो मार्केट में पहुंच जाता है, जहां वो क्रोकेट शॉप वाली आंटी के साथ बात करने लगता है। वो उनसे पूछता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग सच में बुरे हैं, जो इंसानों को मार के खाते हैं। आंटी उसका बचपना सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो उन्हें कंट्री की वजह से जज नहीं करना चाहिए। वॉर कभी भी शांति नहीं देती, इससे सिर्फ नुकसान ही होता है, जो शांति को और भी ज्यादा छीन लेती है। आंटी की ये बात लॉयड के दिल को गहराई तक छू जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि दुनिया उसके सोच से बहुत अलग है।
थोड़ी देर बाद वो आंटी से उनकी दुकान में एक दिन के लिए काम मांगता है ताकि वो अपने पापा से झूठ बोलकर लिए हुए पैसे उन्हें लौटा सके। वो सोचता है कि कल घर जाकर सबसे पहले वो अपने डैड से माफी मांगेगा और दोस्तों से कहेगा कि अब वो जंग के खेल की बजाय दूसरा गेम खेलेंगे। पर तभी एक जबरदस्त धमाका होता है। आसमान से बॉम्ब सीधा जमीन पर गिरता है। लॉयड शॉक में आसमान की तरफ देखता है। दूर से उसे दिखता है कि जहां उनका सीक्रेट हाइडआउट था वहां सिर्फ आग और धुआं है। रेडियो पर भी इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चालू होता है जो सिविलियंस को चेतावनी देते हैं कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है। लॉयड की सांसें तेज हो जाती है। वो कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसके पास भी एक बॉम्ब गिरता है जिससे पूरा जमीन हिल जाता है। धूल, आग और लोगों के चिल्लाने की आवाज वहां फैल जाती है। लॉयड के सर पर भी पत्थर का टुकड़ा लगता है जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।